दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। दरअसल इस मूवी में होता कुछ यूं है कि एक चोर की मुलाकात एक अल्जाइमर पेशेंट से हो जाती है और फिर बातों ही बातों में उसे ये पता चल जाता है कि उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं। और ये जानते ही वो चोर मन ही मन में ये ठान लेता है कि वो कुछ भी करके इस बंदे से वो 25 लाख रुपए लेके रहेगा। दोस्तों शुरुआत में आपको ये मूवी एक फैमिली ड्रामा जैसा लगेगा, पर इंटरवल आते आते ये मूवी एक मिस्ट्री थ्रिलर बन चुका होगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दया नाम के एक चोर को देखते हैं और अभी अभी वो फिर से सजा काट के वापस से बाहर आता है और जेल से बाहर आते ही वो सबसे पहले एक मोबाइल फोन चुराता है और फिर वो मूवी देखने सिनेमा हॉल जाता है। पर मूवी खत्म होने से पहले ही वो बाहर आ जाता है और तभी उसकी नजर एक बाइक पे पड़ती है। वो ये देख के खुश हो जाता है कि उस बाइक पे पहले से ही चाबी लगा हुआ होता है और वो इस मौके का फायदा उठाता है और उस बाइक को अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है। और बाहर निकलते ही सबसे पहले वो उस बाइक की नंबर प्लेट बदल देता है ताकि आसानी से पुलिस उसे पकड़ ना सके। फिर उस रात जब वो एक घर के सामने से गुजर रहा होता है तब उसका दिल कहता है कि ना आज रात इस घर को लूटा जाए। क्योंकि घर के सभी दरवाजे बंद थे तो वो एक रस्सी के मदद से दीवार फांद के अंदर चला जाता है और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर वो धीरे धीरे उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और तभी वो देखता है कि एक कमरे के अंदर एक बंदा लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। तो उस रूम के दरवाजे को खुलते हुए देख के उस चेन से बंधा हुआ इंसान को लगता है कि शायद उसका बेटा कुमार आ गया। फिर दया जैसे ही उस कमरे के अंदर आ जाता है वो बंदा ये समझ जाता है कि ये उसका बेटा अरुण नहीं है। फिर वो चेन से बंधा हुआ इंसान दया को अपना परिचय देता है कि उसका नाम बेलन है। दरअसल उसे अल्जाइमर की बीमारी है जिसके वजह से कभी कभी वो कई सारी चीजें भूल जाता है और वो एक दो बार अनजाने में इस घर से भी भाग चुका है और कहीं वो फिर से घर छोड़ के भाग ना जाए इसीलिए उसके बेटे अरुण ने उसे चेन से बांध दिया है। फिर बेलन दया से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मुझे खोल दो, इससे पहले कि इस बीमारी के चलते मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैं एक बार मेरी बेटी के घर जाना चाहता हूं। पर दया ये करने से मना कर देता है। तो बेलन उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा और ये रकम मैं तुम्हें तब दे पाऊंगा जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मैं तुम्हें ATM से निकाल के दूंगा। फिर दया बेलन को बाहर निकालने के लिए राजी हो जाता है। दया उस चेन को काट के बेलन को आजाद कर देता है और उसे अपने साथ लेके ATM में जाता है। और जब बेलन ATM से 25,000 रुपए निकाल रहा होता है तब दया अंदर झांक के उसे देख रहा होता है और तभी उसकी नजर ATM की डिस्प्ले के ऊपर पड़ता है और वो देखता है कि बेलन के बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं। और फिर दया के मन में लालच आ जाता है। फिर दया मन ही मन ये सोचता है कि अगर वो बेलन की अल्जाइमर की बीमारी का फायदा उठा के किसी भी तरीके से उसका ATM और पिन हासिल कर लेता है तो फिर वो ये सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट से बाहर निकाल सकता है। फिर बेलन ATM से बाहर निकलता है और वादे के मुताबिक वो दया को 25,000 रुपए दे देता है और दया को कहता है कि तुम मुझे आगे बस स्टैंड पे छोड़ दो, मैं वहां से अपनी बेटी के पास चला जाऊंगा। फिर दया बेलन को ये कह के कन्विंस कर लेता है कि देखिए आपको रात में बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है और अगर आप बस में ट्रैवल करोगे तो बस तो आपके लिए इतनी बार नहीं रुकेगी ना, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। दरअसल दया जब बेलन को उसके घर से निकाल के ATM तक ला रहा था तब उसने ये नोटिस किया था कि बेलन को बार बार पेशाब जाना होता है, इसीलिए वो उसी बात को मुद्दा बना के बेलन को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वो बस में नहीं बल्कि उसके साथ चले। तो थोड़ा आगे जाने के बाद दया गाड़ी को साइड में लगा के सिगरेट पीने लगता है और उसी वक्त बेलन सब कुछ
कुछ भूल जाता है और दया को अपना बेटा अरुण समझ लेता है। और जब वो ये देखता है कि उसका बेटा उसी के सामने सिगरेट पी रहा है, तब वो उसे एक जोर से थप्पड़ लगाता है और उसे डांटने लगता है कि तू कितना नालायक हो गया है, अपने पिता के सामने सिगरेट पी रहा है। और बेलन के इस रूप को देख के दया भी शॉक हो जाता है। फिर ये दोनों यहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद एक एटीएम के पास रुकते हैं। पर यहाँ पे बेलन दया को खुद अपना एटीएम कार्ड देके कहता है कि जा थोड़ा पैसे निकाल के आ। ये देख के दया बहुत खुश हो जाता है और फिर बातों ही बातों में बेलन से एटीएम का पिन भी मांग लेता है। पर जब वो उस पिन को एटीएम में एंटर करता है तब उसे पता चलता है कि ये पिन तो गलत है। फिर वो निराश होकर बेलन के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने मुझे गलत पिन दिया है। फिर बेलन सही एटीएम पिन को याद करने की कोशिश करता है पर उसे सही पिन याद ही नहीं आता है। इससे पहले कि ये दोनों फिर से अपने जर्नी में आगे बढ़ते, बेलन दया से कहता है कि उसे थोड़ा थकान महसूस हो रहा है, इसीलिए वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। और इतना कहते ही वो वहीं बाजू में ही सो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दया ने जिस बंदे की बाइक चुराया है वो पुलिस स्टेशन में बाइक चोरी का कंप्लेन कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेलन यहीं पे सुबह तक सोया रहता है। फिर सुबह होते ही ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर से अपना जर्नी शुरू करते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद बेलन दया से कहता है क्या हम गांव के रास्ते से जा सकते हैं, वहाँ पे पेड़ भी होंगे और हमें थोड़ा छांव भी मिल जाएगा। और फिर ये दोनों मेन रोड को छोड़ के गाँव के रास्ते से अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और तभी दया देखता है कि रास्ते में बहुत सारे बकरियां होती हैं और वो जानबूझ के एक बकरी को टक्कर मार देता है, जिसके वजह से आसपास के गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और दया से उस बकरी का भरपाई मांगते हैं। पर दया ऐसे दिखाता है कि जैसे इसमें उसका कोई भी गलती नहीं है और वो जानबूझ के इन सब के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है। पर तभी बेलन दया से कहता है कि तुम इन लोगों के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो, इन लोगों को उनकी भरपाई दे दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो दया बेलन से कहता है कि उसके पास इन लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है और जब तक हम इन्हें पैसे नहीं देते हैं ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे फिर से बेलन दया को अपना एटीएम देता है और साथ ही साथ वो इस बार उसे एटीएम का पिन भी बताता है। फिर दया जब एटीएम से पैसे निकालने जाता है वो अकेला नहीं जाता है, गांव का एक बंदा उसके साथ जाता है। और इस बार जब दया एटीएम पिन डालता है वो ये देख के शॉक हो जाता है कि ये पिन सही होता है। फिर वो यहाँ पे एक बड़ा सा अमाउंट डाल के जब विथड्रॉ करना चाहता है तब डिस्प्ले में इनसफिशिएंट बैलेंस शो करता है। फिर जब वो इस बैंक अकाउंट में टोटल बैलेंस कितना है वो चेक करता है तब वो देखता है कि इस अकाउंट में सिर्फ 8,347 रुपए हैं। ये देख के दया का दिमाग खराब हो जाता है। तो फिलहाल वो यहाँ से 8,300 रुपए निकाल के फिर से गाँव वापस आ जाता है। पर तब तक बेलन गांव वालों को ये बता चुका होता है कि उसका बेटा पुलिस में जॉब करता है। तो दया जैसे ही पैसे लेके वापस आता है तो गांव वाले उसे पुलिस वाला समझते हैं और उससे वो पैसे नहीं लेते हैं। फिर दया जब वो एटीएम कार्ड बेलन को वापस करता है तब वो ये नोटिस करता है कि बेलन के पास 2 एटीएम कार्ड हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले एटीएम कार्ड में 25 लाख रुपए हैं, इस वाले में नहीं। और फिर ये दोनों फिर से यहाँ से आगे की तरफ चल देते हैं और फिर वापस से रात हो जाती है। और यहाँ पे बेलन को फिर से थोड़ा थकान महसूस होता है और इसीलिए वो एक गांव में रुकते हैं। इस गांव को देख के बेलन को याद आता है कि शायद सुब्रमण्यम नाम का उसका एक दोस्त इसी गांव में रहता है। अगर हम ये पता कर लेते हैं कि वो इस गांव में कहाँ पे रहता है तो हम आज रात उसके यहाँ रुक सकते हैं। तो बेलन को यहीं पे बिठा के दया ये पता करने के लिए निकल जाता है और आगे एक दुकान देख के वहाँ पे रुक जाता है और दुकानदार से उस सुब्रमण्यम के बारे में पूछता है। तो दुकानदार उसे बताता है कि इस गांव में सुब्रमण्यम नाम का कोई भी नहीं है। तो दया वहाँ से वापस आ जाता है और बेलन को अपने साथ लेके यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाता है क्योंकि वहाँ एक छोटा सा टाउन है। और फिर ये दोनों वहाँ पे एक लॉज में रुकते हैं। फिर हम देखते हैं दया थोड़ा साइड में आके गणेश को कॉल करता है। दरअसल गणेश दया का दोस्त है। दया जो भी माल चुराता है वो इसी गणेश को बेचता है। वो गणेश को बताता है कि उसके पास एक बाइक है, वो उसे बेचना चाहता है।
और बाइक के साथ साथ उसके हाथ कुछ बड़ा लगने वाला है। फिर वो गणेश को पूरी कहानी बताता है कि उसे एक बुढ़ा मिला है जिसके अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं। तो गणेश दया से कहता है कि देख भाई, तू एक काम कर, तू उन दोनों एटीएम कार्ड का फोटो खींच और मुझे भेज। मैं उनका डुप्लीकेट बना के तुझे भिजवा दूंगा और तुझे किसी भी तरीके से ओरिजिनल के साथ उन डुप्लीकेट्स को बदलना होगा। और हाँ, उस बुढ़े से उसके एटीएम पिन्स भी पता कर लेना, तब जाके हम वहां से पैसा निकाल सकते हैं। और इतना बातचीत करने के बाद दया कॉल को कट करता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। और फिर ये दोनों शराब पीते हुए आपस में थोड़ा बातचीत करते हैं और सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। फिर ये दोनों लॉज से निकल के खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं और यहाँ पे दया अपना दिमाग लगाता है। और वेटर जब इन्हें खाना परोस रहा होता है तब वो जानबूझ के वेटर के सामने अपना पैर रख देता है, जिसके वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और थोड़ा खाना बेलन के कपड़ों के ऊपर गिर जाता है। तो बेलन जैसे ही उसे साफ करने के लिए वॉशरूम में जाता है, दया इस मौके का फायदा उठा के उनके बैग से पर्स निकालता है और उस पर्स से वो दोनों एटीएम को बाहर निकाल के दोनों तरफ से उनका फोटो खींच लेता है और गणेश को सेंड कर देता है। खाना खाने के बाद फिर से ये दोनों अपनी जर्नी में निकल जाते हैं। पर तभी अचानक से बेलन को ये याद आता है कि उसे अपने साले से मिलने जाना है। दरअसल उसके साले से उसे 25 लाख रुपए मिलने थे। दरअसल कुछ साल पहले उसने मुझसे 25 लाख रुपए उधार लिया था। बेलन से ये सुनते ही दया तो और ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने पहले से ही ये देख लिया था कि इसके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं और अभी उसे और 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं। फिर दया बेलन के साथ उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे उसका साला रहता है। दरअसल उसका साला अभी एक आश्रम में रहता है। और यहाँ पे कुछ देर रहने के बाद बेलन जब उसे उस 25 लाख रुपए के बारे में याद दिलाता है तो बेलन कहता है, अरे उसने एक हफ्ते पहले ही मुझे 25 लाख रुपए भेज दिया है और मैं वो बात भूल गया था। बेलन से ये सुनने के बाद दया बहुत निराश हो जाता है और यहीं पे बेलन के साले से दया को ये पता चलता है कि बेलन के खुद के कोई भी बच्चे नहीं है। वो शुरू से जो अपने बेटे और बेटी के बारे में बात कर रहा है वो दरअसल उसके साले के बच्चे हैं। वो दोनों जब छोटे थे वो तभी से उन दोनों को अपना बच्चा मानता है। फिर थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और फिर रास्ते में दया एक गैरेज में रुकता है और अपने बाइक का थोड़ा सर्विसिंग कराता है। और इसी दौरान गणेश के दो बंदे यहाँ पे आते हैं और दया को डुप्लीकेट एटीएम कार्ड देके चले जाते हैं। फिर गाड़ी सर्विसिंग हो जाने के बाद ये दोनों फिर से यहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद एक धर्मशाला में रुकते हैं। फिर बातों ही बातों में बेलन दया से कहता है कि यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है, वो बहुत अमीर बन गया है और पैसों के नशे में अंधा हो चुका है। मैंने उससे एक बार कुछ पैसे उधार लिए थे और उन पैसों को लौटाने में थोड़ी देरी हो गई थी। इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, मुझे बस उससे एक बार बात करके सॉरी कहना है। क्या तुम किसी भी तरीके से उसका फोन नंबर लाके मुझे दे सकते हो? तो बेलन कहता है, क्यों नहीं, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। दरअसल बेलन जिस बंदे की बात कर रहे थे वो एक बहुत बड़े मॉल का मालिक है। तो दया सीधा उस मॉल में जाता है और उस मॉल के मालिक से मिलना चाहता है, पर वहाँ के स्टाफ उसे बताते हैं कि मालिक अभी अभी यहाँ से निकल गए हैं। और तभी वो अपना दिमाग लगाता है और वहाँ से कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीद के पहन लेता है और अपना लुक बिल्कुल बदल देता है ताकि वो थोड़ा अमीर दिख सके। और फिर वो एक दूसरे काउंटर पे जाके ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो यहाँ के मालिक को जानता है और उन्हीं ने उसे यहाँ पे बुलाया था। और यहाँ के एम्प्लॉय भी उसके जाल में फंस जाते हैं और वो उसे यहाँ के मालिक का नंबर दे देते हैं और दया वो नंबर लाके बेलन को दे देता है। फिर रात को ये लोग यहीं पे रुकते हैं, पर सुबह हम ये नोटिस करते हैं कि दया को उसकी बाइक की चाबी नहीं मिल रही होती है। फिर जब वो बाहर आके देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि चाबी तो उसकी बाइक में ही लगी हुई है। शायद कल रात वो चाबी यहीं पे भूल गया था।
फिर ये दोनों अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम असिस्टेंट कमिश्नर फरीदा मैम को देखते हैं। दरअसल पिछले 2-3 दिनों में ही 3 लोगों का मर्डर हो चुका है। दरअसल इन तीनों विक्टिम्स को 2-2 बार अलग अलग नंबर से कॉल आया था। दरअसल हर बार किलर जिसको कॉल करता था उसे मिलने के लिए घर से बाहर बुलाता था और जब वो मिलने के लिए जाता था तब किलर उसे मार डालता था। पर ये तीनों अलग अलग नंबर एक ही फोन में यूज किया गया था क्योंकि मोबाइल का IMEI नंबर सेम है। इसीलिए पुलिस वाले अभी उस IMEI नंबर को ट्रैकिंग पे लगा रखा है। दोस्तों अभी तक जो 3 लोग मारे जा चुके हैं उनमें से एक कोई और नहीं उसी मॉल का मालिक है जहाँ पे दया गया था और जिनका नंबर दया ने लाके बेलन को दिया था। और यहाँ पे एजेंट ऑडियंस हमारा शक बेलन के ऊपर जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं दया और बेलन दिन भर अपना जर्नी कंटिन्यू करने के बाद रात को एक लॉज में रुकते हैं और यहाँ पे दया से मिलने उसका दोस्त गणेश भी आता है। फिर गणेश दया से कहता है कि भाई कुछ भी करके जल्द से जल्द ये पता लगा बेलन की ATM कार्ड का पिन क्या है, आखिर कब तक तू इस बुढ़े के साथ घूमता रहेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेलन अंदर पैग बना रहा होता है और इन दोनों की शराब में नींद की दवाई मिला देता है। फिर थोड़ी देर बाद दया और गणेश बातचीत खत्म करके अंदर आ जाते हैं और ये तीनों एक साथ बैठ के दारू पीने लगते हैं और तभी दया गणेश से रिलेटेड एक फनी इंसिडेंट बताता है। दरअसल गणेश एक लड़की से प्यार करता था और रोज घंटों तक उस लड़की के साथ कॉल पे चिपका रहता था और जैसे ही गणेश को ये पता चला उस लड़की का पिता पुलिस वाला है वो तब से उस लड़की से बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने सिम को भी तोड़ दिया और मोबाइल फोन को नदी में फेंक दिया। यहाँ पे बेलन गणेश से पूछता है कि भाई तूने मोबाइल को नदी में क्यों फेंका, तूने सिम को तो तोड़ दिया था ना। तो यहाँ पे गणेश बेलन को बताता है कि हर फोन का एक IMEI नंबर होता है। जब हम उस फोन में किसी और सिम कार्ड को एक्टिव करेंगे पुलिस वालों को उसका लोकेशन पता चल जाएगा। और दोस्तों इस सीन से हमें ये पता चलता है कि बेलन को IMEI नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उसने हर बार सिर्फ सिम बदला था पर फोन नहीं। फिर जैसे ही दवाई का असर होता है ये दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर बेलन सेल्वम नाम के एक बंदे को कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हें मधुमिता याद है, मुझे भी याद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पत्नी को इसके बारे में बता सकता हूँ। बेलन से ये सब सुन के सेल्वम डर जाता है। फिर बेलन सेल्वम को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है और अपने साथ एक हथौड़ा लेके वो घर से निकल जाता है। पर हाँ अपने लोकेशन में पहुँचने के लिए वो दया का बाइक यूज करता है। फिर हम देखते हैं सेल्वम और बेलन दोनों ही एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे सेल्वम बहुत गुस्से में था। वो अपने साथ एक चाकू लाया होता है। वो उस चाकू से बेलन के ऊपर हमला करने लगता है पर बेलन किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। फिर देखते ही देखते बेलन सेल्वम के ऊपर हावी हो जाता है और वो उसके सर को एक कंक्रीट पे पटक देता है और फिर वो सेल्वम के दोनों हाथों को बांध देता है और सेल्वम के फोन से मधुमिता की माँ को कॉल करता है और सेल्वम के सामने एक शर्त रखता है, तुम्हें बस मधुमिता की माँ को बताना है कि तुम कौन हो। अगर मधुमिता की माँ तुम्हें भूल गई होगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद जब दूसरी तरफ मधुमिता की माँ कॉल को रिसीव करती है तो सेल्वम इस तरफ से अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं मधुमिता का टीचर सेल्वम बोल रहा हूँ। और ये सुनते ही मधुमिता की माँ कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और बेलन ये समझ जाता है कि मधुमिता की माँ को अभी भी सेल्वम याद है। फिर बेलन सेल्वम से कहता है कि ये सब करते हुए तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई और भी था। अगर तुम जीना चाहते हो तो मुझे उसका नाम बताओ। तो सेल्वम कहता है उस दिन मेरे साथ अरुण था। फिर बेलन सेल्वम के फोन से अरुण का नंबर निकाल लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को उस IMEI नंबर में कुछ मूवमेंट दिखते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि उसी IMEI नंबर में किसी दूसरे सिम के जरिए सेल्वम नाम के एक बंदे को कॉल किया गया था। और फिर हम देखते हैं पुलिस जब तक उस लोकेशन पे पहुंचती है तब तक बेलन सेल्वम को मार के यहाँ से जा चुका होता है, पर वो इस बार उस फोन को अपने साथ नहीं ले जाता है। वो उस फोन को सिम के साथ ही नदी में फेंक देता है
और फिर वो वापस आके लॉज के सामने बेहोश होने का नाटक करता है। और सुबह जब लोग बेलन को इस हालत में देखते हैं तो वो तुरंत दया को इन्फॉर्म कर देते हैं। बेलन दया को एक झूठी कहानी सुनाता है कि जब वो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहा था तब दो चोर आए और उसके साथ हाथापाई करने लगे। उनके हाथ में चाकू भी था और इसी हाथापाई के दौरान उसे चोट भी लग गया। फिर वो लोग उसका फोन छीन के भाग गए। फिर दया बेलन को उठा के रूम में ले जाता है। फिर कुछ देर तक वहाँ पे रेस्ट करने के बाद दया और बेलन फिर से अपने जर्नी में निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले उस बाइक को ढूंढते हुए एक दुकान में पहुंचते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा ये वही दुकानदार है जिससे दया सुब्रमण्यम का पता पूछ रहा था। पुलिस वाले जब उस दुकानदार को उस बाइक की फोटो दिखाते हैं तो दुकानदार कहता है, हाँ मैंने इस बाइक को देखा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक बंदा इसी बाइक से यहाँ पे आया था। फिर पुलिस वाले उस दुकानदार की मदद से दया का स्केच बनवाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर फरीदा मधुमिता की माँ से मिलने जाते हैं क्योंकि सेल्वम के फोन से आखिरी कॉल इन्हीं को आया था। फिर वो जब मधुमिता की माँ से सेल्वम के बारे में पूछते हैं तो मधुमिता की माँ पुलिस को बताती है कि सेल्वम एक इंसान नहीं हैवान था। दरअसल सेल्वम मधुमिता का स्कूल टीचर था। दरअसल उसने जबरदस्ती मधुमिता का न्यूड वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो के मदद से वो मधुमिता को ब्लैकमेलिंग कर रहा था और मेरी छोटी सी बच्ची को अलग अलग मर्दों के पास भेजता था और मेरी बेटी ये सब अकेली सहती थी। फिर सेल्वम इतने में नहीं रुका। उसने मधुमिता से कहा कि अगर तुम इस सब से छुटकारा चाहती हो तुम अपने एक दोस्त को हमारे पास लेके आओ। और वो अपने एक दोस्त को बहला फुसला के उनके पास ले गई। पर कुछ ही दिनों बाद मधुमिता को ये पता चलता है कि उसकी वो दोस्त अचानक से गायब हो गई है और वो ये समझ जाती है कि जरूर इसके पीछे उसी सेल्वम का हाथ है। और तब जाके वो अपनी चुप्पी तोड़ती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो मुझे सब कुछ बता देती है। फिर एक एनजीओ में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मेरी बेटी की काउंसलिंग की। पर कुछ दिनों बाद ही मुझे डर लगने लगा कि कहीं इसके बारे में मेरे पति को पता ना चल जाए, इसीलिए मैंने उसकी काउंसलिंग बंद कर दी और उसके कुछ ही दिनों बाद ही मेरी बेटी ने साइड कर लिया। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं दया और बेलन जहाँ जा रहे थे उसी रास्ते में दया का घर पड़ता है। तो दया बेलन को अपने साथ उसके घर लेके जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। दरअसल दया की माँ यहाँ पे अकेली रहती हैं। दया अपनी माँ को बेलन के बारे में बताता है कि कैसे अल्जाइमर के चलते बेलन बीच बीच में सब कुछ भूल जाता है। फिर कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही दया को उसकी माँ का कॉल आता है। दया की माँ उसे ये बताती हैं कि भगवान के फोटो के सामने एक 10 लाख का चेक पड़ा हुआ है और उसमें तुम्हारा नाम लिखा है। ये सुन के दया इमोशनल हो जाता है और वो जब बेलन से इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि देखो अनजाने में तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो, उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर ये दोनों रात को एक होटल में रुकते हैं और जैसे कि हमें पता है रोज रात को इन दोनों की दारू पार्टी होती है, इसीलिए दया आज भी पास ही के वाइन शॉप से दारू लेके आ जाता है। बेलन उसे निकाल के बस रख ही रहा होता है तभी उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। दरअसल उसने सेल्वम से जो अरुण का नंबर ले लिया था उसने उस नंबर पे मैसेज किया था और अभी उसे सामने से अरुण का रिप्लाई आया है। फिर वो पेशाब करने के बहाने से अपने फोन को लेके बाथरूम के अंदर चला जाता है और अरुण के साथ व्हाट्सएप पे चैट करने लगता है और साथ ही साथ कुछ वॉइस मैसेज भी भेजता है। और ठीक उसी टाइम एक डिलीवरी बॉय आता है। दरअसल बेलन ने कुछ खाना ऑर्डर किया था तो दया जब उस डिलीवरी बॉय को पैसे देता है तो डिलीवरी बॉय उसे छुट्टे देने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास भी छुट्टे नहीं होते हैं। फिर वो बेलन के पर्स से छुट्टे निकाल के उस डिलीवरी बॉय को दे देता है। पर इसी दौरान बेलन के पर्स से बहुत सारे सिम कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और दया इतने सारे सिम कार्ड्स को देख के चौंक जाता है। उसे लगता है कि कुछ
कुछ तो गड़बड़ है। बेलन के बाथरूम से बाहर आने से पहले वो फटाफट उन सभी सिम्स को वापस उठा के उसके पर्स के अंदर रख देता है। फिर जैसे ही बेलन बाथरूम से बाहर आता है, दया फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दया फ्रेश होके बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो देखता है कि रोज की तरह बेलन उसके लिए पेग बना चुका है। फिर से ये दोनों एक साथ बैठ के दारू पीने लगते हैं। फिर वो अपना फोन उठाता है और अपनी माँ के साथ बात करने के लिए रूम से बाहर निकल जाता है। दरअसल दोस्तों, दया बाथरूम में जाने से पहले अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे इस तरह से रख के गया था ताकि वह बेलन के हरकतों को रिकॉर्ड कर सके कि उसके एब्सेंट में बेलन क्या क्या करता है। फिर अब जब वो उस रिकॉर्डेड वीडियो को प्ले करता है तो वो इस वीडियो में बेलन को उसके शराब में नींद की गोलियां मिलाते हुए देख लेता है, यानी कि अभी कुछ ही देर बाद ही वो बेहोश हो जाएगा। वो सीधा घबराते हुए होटल के नीचे जाता है और एक दुकान से एक पानी की बोतल खरीदता है और उसे पी के खुद मुंह में उंगली करके उल्टी करता है ताकि उसने जो शराब पिया था वो बाहर निकल जाए और उसे उस दवाई का असर ना हो। फिर उल्टी करने के बाद दया ये डिसाइड करता है कि वो सच पता करके ही रहेगा। फिर वो वापस से रूम में आ जाता है और ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर बेलन नहाने के लिए जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के दया उसके फोन को चेक करने लगता है और इसी दौरान वो व्हाट्सएप पे जाता है और वहाँ पे वो ये नोटिस करता है कि बेलन ने अरुण नाम के किसी बंदे से चैटिंग किया है और फिर वो उसके सारे मैसेज और वॉइस मैसेज को भी सुनता है। और इस सब को पढ़ने और सुनने के बाद दया बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि इस चैटिंग में बेलन अरुण से एक 14-15 साल की लड़की मांग रहा होता है और इन लोगों की बातों से ये पता चलता है कि अरुण एक लड़की सप्लायर है। दया को बेलन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बेलन के बाथरूम से बाहर निकलने से पहले वो उसके फोन को वहीं पे रख के सोने का नाटक करता है। फिर थोड़ी देर बाद बेलन बाथरूम से बाहर निकल के फटाफट से रेडी हो जाता है। दरअसल वो अभी अरुण से मिलने जाने वाला है पर जाने से पहले वो फिर से चेक करके देखता है कि दया सोया है या नहीं। फिर वो इस रूम के दरवाजे को लॉक करके चाबी अपने साथ लेके यहाँ से निकल जाता है और तभी रूम के अंदर दया जो सोने का नाटक कर रहा था वो भी फटाफट से उठ जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो दया को आज फॉलो करके देखेगा कि वो आखिर कर क्या रहा है। पर जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक्ड है। वो एक पेन निकालता है और उस पेन के जरिए इस दरवाजे को खोल देता है और फिर हम देखते हैं कि बेलन एक टैक्सी में बैठता है और एक सुनसान जगह पे आके उतर जाता है और दया भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। पर दया उसके सामने नहीं जाता है, वो एक गाड़ी के पीछे छुप के चुपचाप उसे देखने लगता है। असल अभी यहाँ पे बेलन अरुण से मिलने आया होता है पर यहाँ पे कुछ देर तक वेट करने के बाद भी अरुण उनसे मिलने नहीं आता है। तो बेलन फिर से एक टैक्सी पकड़ के वापस से होटल जाने लगता है। क्योंकि बेलन अब वापस जा रहा है तो दया को कुछ भी करके उससे पहले पहुंचना होगा वरना बेलन को पता चल जाएगा कि दया उसे फॉलो कर रहा था। तो होटल में जल्दी पहुंचने के लिए दया एक शॉर्टकट लेता है पर रास्ते में उसे पुलिस वाले मिल जाते हैं। दरअसल यहाँ पे चेकिंग चल रहा होता है पर दया यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि वो एमएलए का ड्राइवर है और इसी झूठ के मदद से वो पुलिस से बच के यहाँ से निकल जाता है और बेलन से पहले दया होटल में पहुंच जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और यहाँ से हमें यह पता चलता है कि बेलन की पत्नी एक एनजीओ में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का काम करती थी। वो अपनी एनजीओ के तरफ से हर महीने अलग अलग स्कूल में जाती थी और बच्चियों के साथ बातचीत करती थी। और दोस्तों आपको ये याद होगा कि मधुमिता की माँ ने ये कहा था कि उसने मधुमिता को कुछ दिन तक एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए थे और वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कोई और नहीं बेलन की पत्नी थी। दरअसल मधुमिता ने बेलन की पत्नी को वो सब कुछ बताया था जो उसके साथ हुआ था और वो उनको उन सभी का नाम भी बताया था जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था। पर इससे पहले बेलन की पत्नी मीनाक्षी कुछ कर पाती उसे अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है और वो धीरे धीरे चीजों को भूलने लग जाती है। और ऐसे ही एक दिन वो अपने पति को पुलिस एएसपी समझती है और वो उन्हें एक फाइल हैंडओवर करती है। दरअसल इस फाइल में उन सभी का नाम होता है जिन्होंने मधुमिता के साथ गलत काम
काम किया था। मीनाक्षी इस फाइल को देते हुए ये कहती है कि एसपी सर, आप इन हैवानों को छोड़ना मत, आप प्लीज इन हैवानों को जान से मार डालना। बेलन अपनी पत्नी को इस हालत में देख के बहुत दुखी हो जाता है, पर फिर भी वो उसके सामने पुलिस एसपी होने का नाटक करता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से एक दिन मीनाक्षी कर लेती है, क्योंकि उसे ये पता चल चुका होता है कि वो बार बार चीजों को भूल रही है और उसके पति को भी उसके वजह से बहुत दुख पहुंच रही है। इसीलिए वो इस सिचुएशन को झेल नहीं पाती है और कर लेती है। मीनाक्षी के मरने के बाद बेलन ये डिसाइड कर लेता है उस फाइल में जिन लोगों का भी नाम है वो एक एक करके सबको मार डालेगा। तो हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और एज एन ऑडियंस अब हम ये समझ सकते हैं कि आखिर बेलन इन सबको क्यों मार रहा है। फिर हम देखते हैं सुबह सुबह उसी होटल के नीचे दया का दोस्त गणेश उससे मिलने आता है। दरअसल कल रात दया ने गणेश को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। तो ये दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि यहाँ पास ही में गणेश का एक फार्म हाउस है, ये दोनों बेलन को वहीं पे ले जाएंगे, फिर उससे सच उगलवाएंगे कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और फिर ये दोनों उसी प्लान के हिसाब से चलते हैं। दया बेलन से कहता है कि यहीं पास ही में गणेश का एक फार्म हाउस है, चलिए हम वहां पे चलते हैं और दारू पार्टी करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप गणेश के साथ गाड़ी में जाइए और मैं पीने का सामान लेके आपके पीछे पीछे आता हूँ। और फिर बेलन दया के साथ उसके फार्म हाउस के तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी नजर गणेश के गाड़ी के पीछे लटकती हुई एक डॉल के ऊपर पड़ता है। तब उन्हें याद आता है कि उसने इसी सेम डॉल की फोटो को अरुण के व्हाट्सएप के प्रोफाइल पिक्चर में देखा था। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि दरअसल उस रात जब बेलन अरुण से मिलने गए थे तब अरुण वहीं पे था। दरअसल वो एक गाड़ी के अंदर बैठ के बेलन को देख रहा था। दरअसल ये अरुण कोई और नहीं गणेश खुद है। और इस डॉल को देखने के बाद बेलन भी ये समझ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे बेलन अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए अरुण को कॉल करते हैं और तभी गणेश का मोबाइल बजता है और यहाँ पे बेलन 100% श्योर हो जाते हैं कि गणेश ही अरुण है। और क्योंकि बेलन को ये पता चल चुका है कि गणेश ही अरुण है, इसलिए गणेश बेलन को पहले तो मारता है और फिर उसके मुंह पे कपड़ा बांध देता है ताकि वो दया को इसके बारे में कुछ बता ना सके। और तभी दया भी यहाँ पे पहुंच जाता है और वो सबसे पहले बेलन के मुंह में बंधा हुआ कपड़ा खोलता है। दरअसल जब गाड़ी में ही बेलन को गणेश के ऊपर शक हुआ था उसी टाइम उसने चालाकी दिखाते हुए दया को कॉल कर दिया था। और फिर कार से नीचे उतरने के बाद इन दोनों के बीच में जो कुछ बातचीत हुआ, जहां पे गणेश ये कबूल करता है कि हाँ वही अरुण है और उसने भी मधुमिता के साथ गलत काम किया था। दरअसल ये दोनों जो भी कन्वर्सेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ दया सब कुछ सुन रहा था और इस तरीके से उसे सच पता चल जाता है कि बेलन बेगुनाह है और गणेश एक नंबर का बदमाश है। और यहाँ पे दया और अरुण के बीच में हाथापाई होता है। पहले तो दया बहुत मार खाता है पर अंत में वो गणेश के ऊपर हावी हो जाता है। वो एक लोहे की सरिया उठा के अरुण को बहुत मारने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि वो सरिया नीचे गिर जाता है और बेलन गुस्से में उस सरिया को उठा के अरुण के पेट में घुसा देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने जो स्केच बनाया था वो उसे आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर देते हैं। और इसी दौरान एक पुलिस वाले की नजर उस स्केच के ऊपर पड़ता है। दरअसल ये वही पुलिस वाला है जिसने कल रात दया को रोका था और वो ये बात असिस्टेंट कमिश्नर फरीदा मैम को बता देता है। और अब तक फरीदा मैम को भी ये पता चल चुका होता है कि किलर दया के साथ ही घूम रहा है। फिर वो दया का फोन नंबर ट्रैक करते हैं ताकि वो उन दोनों को पकड़ सकें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरुण मर जाता है और ठीक उसी टाइम असिस्टेंट कमिश्नर फरीदा मैम भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो इन दोनों को अरेस्ट कर लेती हैं। फिर जब इन दोनों को अदालत में ले जाया जाता है, बेलन जज को ये बताता है कि ये सारे मर्डर मैंने किए हैं, दया बिल्कुल बेगुनाह है।
तो इस केस की आगे की सुनवाई होने तक इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। और इसी दौरान हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि असल में अरुण को बेलन ने नहीं, दया ने मारा है। दरअसल बेलन जब अरुण को मारने जा रहे होते हैं तब बेलन उस सरिये को पकड़ लेता है और खुद को बचा लेता है, और फिर उसकी हाथापाई दया के साथ होता है। दया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो उस लोहे के सरिये को अरुण के गले में घुसा देता है। पर बेलन ये नहीं चाहते थे कि दया का जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए जब उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है वो फटाफट जाते हैं और उस लोहे के सरिये को पकड़ लेते हैं, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये खून दया ने नहीं अरुण ने किया है। तो ये दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए जेल जा रहे होते हैं, और तभी दया के मन में एक सवाल आता है। वो बेलन से पूछता है, उस रात जब मैं वहाँ पे चोरी करने गया था तब आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो बेलन बताता है कि वो मेरा पहला मर्डर था। उस घर में जो बंदा रह रहा था मैं उसे मारने गया था, पर उसी दौरान उसने मुझे चेन से बांध दिया, पर फिर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा। उसी चेन से उसका गला दबा के उसे जान से मार डाला। और ठीक उसी टाइम तुम उस घर में चोरी करने के लिए घुसे और मुझे वहां से कुछ भी करके निकलना था, इसलिए मैंने सबसे पहले उस लाश को बेड के नीचे डाल दिया और तुम्हारे सामने खुद एक अल्जाइमर पेशेंट होने का नाटक करने लगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। और हाँ, और अगर आप मुझे कुछ मूवी सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो नीचे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हालांकि वो अकाउंट अभी नया है, वहाँ पे आपको कुछ ज्यादा कंटेंट अभी देखने को नहीं मिलेगा, पर जल्द ही मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होने वाला हूँ, इसलिए वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।